हेलो दोस्तों, आई एम सी प्रवीण गुलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी जो May 24 इंटर का रिजल्ट आया, तो उसमें अरविंद साहू हमारे साथ हैं। और अरविंद ने थ्योरी सब्जेक्ट लॉ में 75 मार्क्स स्कोर किया। तो आज हम लोग अरविंद से जानेंगे कि उसके क्या, इसके पीछे ट्रिक्स क्या थी, उन्होंने किस तरीके से मेहनत किया ताकि हर स्टूडेंट 70+ स्कोर कर सके इस इंटरव्यू को देने के बाद। अरविंद, बहुत बहुत बधाई बेटा, थ्योरी सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी सर। थैंक यू और सर। मुझे लगता है जैसे प्रैक्टिकल में 70, मतलब थ्योरी का 75, प्रैक्टिकल के करीब 90 से प्लस है, लगभग उस तरीके का आपने स्कोर किया है। तो बेटा ये बताओ, सबसे पहले जो बच्चों के मेन डाउट क्या रहता है कि सर क्या लॉ को एज इट इज याद रखना पड़ता है, और क्या हर सेक्शन या सब सेक्शन को कोड करना पड़ता है? तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, बताओ बेटा क्या लगता है जी आपको? सर। जी सर। सर पर्टिकुलरली कई लोग सजेस्ट भी करते हैं कि लॉ जैसे सब्जेक्ट को हमें सेम टू सेम ही वर्डिंग में याद करना चाहिए, लाइन बाय लाइन डिट्टो वर्ड यूज करके लिखना है, ऐसा सजेस्ट किया जाता है। लेकिन सर ऐसा खुद आंसर राइटिंग करके आऊँ, प्रेजेंट करके आऊँ, तो मेरा मानना नहीं है, जैसे कि आप लोग भी सिखाते थे हमें, कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं लॉ को जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। उनके बाद उसके अलावा जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको हम अपने ओन लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। और सर सेक्शन से रिलेटेड और सब सेक्शन की बात, तो अब हम अब अपने राइटिंग को, आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जिस जिस सेक्शन पे हम कंफर्म है कि हाँ पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड ही हमको नॉलेज है, उसमें स्पेसिफिक सेक्शन मेंशन करके हम आंसर लिख सकते हैं, तो उस पे ही सेक्शन मेंशन करें और उसका राइटिंग आंसर करें। तो सेक्शन ऐसे कोई मायने नहीं रखता, मतलब थोड़ा सा अंतर रहेगा उसकी वजह से। और सर ऐसा है कि सेक्शन मेंशन करने की वजह से इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आंसर पे, जो चेकर रहेगा उस पे भी थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस पे हेल्प करेगा। मतलब आपके बोलने से ऐसा लग रहा है मेरे को कि कई लोग जो एकदम बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करते हैं कि मेरे को सेक्शन जी नंबर सर। याद ही नहीं होता, या लॉ में हाँ। याद ही नहीं कर पाता, तो इतना प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, नहीं है सर, ऐसा नहीं। अच्छा ये बताओ बेटा, जैसे लॉ के सब्जेक्ट में 30% MCQ है और बाकी जी सब्जेक्टिव, सर। और 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है। तो आपने 15 मिनट जो आपको मिलता है उसको आपने कैसे यूज किया? MCQ को आपने पहले अटेम्प्ट किया, बाद में अटेम्प्ट किया, इसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन होता है, आपकी क्या जी सर। स्ट्रेटेजी थी, बताइए बेटा। जी सर। सर इस पे सब डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट व्यू हो सकते हैं सर एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का। बट मैं जो फॉलो किया, शुरू के 15 मिनट में हमको तो एमसीक्यू रीड करने का अलाउ नहीं किया जाता है। तो जो मेन क्वेश्चन पेपर ही था डिस्क्रिप्टिव टाइप, उस पे मैंने क्वेश्चन को रीड किया और अंडरस्टैंड किया कि किस पे मैं प्रेजेंट करूंगा, और सेलेक्ट भी किया कि किस किस क्वेश्चन के आंसर को मैं बेटर वे में प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के क्वेश्चन को पिक किया और सेलेक्ट करके सेपरेट किया, वो 15 मिनट के रीडिंग टाइम पे। सर फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन लगभग 30-40 मार्क्स के, जिनको मैं अच्छे तरीके से प्रॉपर लॉ के साथ और ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट कर सकता हूँ और उस पर कंक्लूजन भी दे सकता हूँ, उनको मैंने पहले पिक पिक किया और उनकी राइटिंग मैंने शुरू स्टार्ट की। फिर जो मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगे, जिसमें मुझे सेक्शन से रिलेटेड भी कंफ्यूजन था, उसको मैं बाद में अटेम्प्ट किया हूँ। शुरू के 2 घंटे में डिस्क्रिप्टिव में पूरा टाइम दिया, और अपने आंसर को ऐसा भी नहीं है कि 5 मार्क्स 6 मार्क्स के हैं तो उनको मैं 2 से 3 पेज के ऊपर लिखूं तो मुझे मार्क्स मिलेगा। जितना टू द पॉइंट क्वेश्चन में आज किया गया है, जितना लॉ बोल बोल रहा है हमको एक्सप्लेन करने के लिए, उतना ही मैंने आंसर लिखा है। मैक्सिमम 1.5 पेज 2 पेज मैक्सिमम गया होगा। शुरू के 2 आवर में मैंने पूरे डिस्क्रिप्टिव किए। फिर 2 घंटे के बाद मैंने आधे घंटे से एमसीक्यू पे दी है। और सर एमसीक्यू पे जैसा कि आप भी सजेस्ट पहले करते थे कि पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर उससे रिलेटेड अगर तुमको कंफ्यूजन है तो पैसेज पे थ्रू करो। तो मोस्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन, एमसीक्यू को क्वेश्चन रीड करते ही हमको समझ में आ रहा था कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, उससे रिलेटेड आंसर क्या होगा। तो उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। आधे घंटे में पूरे एमसीक्यू बन गए। और मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज में एक ही दो ही एमसीक्यू होंगे जिसमें मुझे कंफ्यूजन हुआ होगा, उसके लिए मैंने पैसेज को रीड किया। फिर बाकी के जो आधे घंटे बचे थे, उसमें मैंने जो मुझे थोड़े वीक लगे, मतलब जिसमें मैं वीक था, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उस पर राइटिंग की। अच्छा अरविंद, आपने पूरे 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था? हाँ। हाँ सर, 100 नंबर में सर एक ही क्वेश्चन था जो कि आई थिंक 7 मार्क्स के थे, उस पे मैं
उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। उसमें मैंने लॉ प्रेजेंट किया था, बट उसमें कंक्लूजन तक मैं पहुंच नहीं पाया था टाइम की वजह से। सर टाइम मैनेजमेंट लॉ में बहुत ही जरूरी है। मुझे पहले भी थोड़ा डिफिकल्टी लगता था टाइम से रिलेटेड, बट यहाँ पे मेन एग्जाम में धीरे धीरे जो हमारे टेस्ट की वजह से, जो टेस्ट अटेंड करते थे हम, उसकी वजह से प्रैक्टिस आते गए, तो भी ये लास्ट का क्वेश्चन छूट गया जिसमें कंक्लूजन नहीं दे पाया, बाकी सब परफेक्ट था। ओके। क्लास में हम लोग भी ये सजेस्ट करते हैं कि अगर थ्योरी में आपको अच्छा स्कोर करना है तो कोशिश कीजिए कि 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करो। कुछ आपसे जी सर। बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा, कुछ कम होगा, कुछ थोड़ा बहुत नहीं भी आएगा तो भी कुछ ना कुछ लिख के आना चाहिए जितना आपको नॉलेज है। जी सर। अच्छा ये बताओ बेटा, जैसे कई लोग कोई डाउट होता है कि लॉ को आखिर प्रेजेंट कैसे करें। कुछ कीवर्ड्स हैं उससे होता है, उसको अंडरलाइन करना चाहिए कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा था बेटा, किस तरीके से प्रेजेंट किया आपने। सर प्रेजेंटेशन सजेस्टेड ही है, जैसे हम बेसिक ही समझते हैं, जैसे आप टीचर लोग हमें सब सिखाते हैं वैसा ही नॉर्मली प्रेजेंटेशन। पहले तो हम हेडिंग देंगे पर्टिकुलर और सेक्शन मेंशन करेंगे, अगर रिमेंबर है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं तो उसका इफेक्ट नेगेटिव हो सकता है। हेडिंग देने के बाद पर्टिकुलर जो जिस चीज से रिलेटेड उस पर लॉ लिखो, और उससे इफेक्ट होने वाला कुछ और लॉ भी अगर सेक्शन है तो उसको भी मेंशन करो। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन में पॉइंट दी गई है, जिसकी प्रॉब्लम है या जो हमें शो करना है, उसको करने के बाद हमें हमारा व्यू जो है वो कंक्लूजन के साथ कंप्लीट लिखना है। कोई एक्स्ट्रा कहीं पे कुछ चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं, टू द पॉइंट सर। ओके, मतलब ब्रीफ अगर मैं करता हूं तो सबसे पहले आप सेक्शन नंबर बताए तो लिखिए कि ये क्वेश्चन इस जी सेक्शन से सर। रिलेटेड है। फिर कंसर्न क्वेश्चन का लॉ लिखिए। फिर क्वेश्चन का जी फैक्ट बताइए और उसके बाद में उसको कोरिलेट करके कंक्लूड कीजिए। ओके। अच्छा बेटा ये बताओ अरविंद, जो क्लास में डेली बेसिस पे ओरल टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते जी हैं, सर। फिर मॉक टेस्ट हुआ आप लोग का, तो और आपको जो एक्सेल का मटेरियल प्रोवाइड किया गया, तो इससे आपको कितना हेल्प मिला। सर मेन चीज तो ये है कि सर क्लास में प्रॉपर क्लास ही प्रॉपर अटेंड करना ही बहुत ही इफेक्टिव रहा है। जैसे कि सर आप जो जिस वे में पढ़ाते थे, मतलब वो क्लास ही अटेंड कर लो तो मैक्सिमम जो रिमेम्बर करना था लॉ का वो सब याद आ जाता है। जो कहानी रिलेट करते थे आप या किसी चीज के थ्रू समझाते थे वो अच्छे से सुन लो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और सर जो आप होमवर्क देते थे कि पर्टिकुलर 15-20 मिनट आधे घंटे रिवाइज करो टॉपिक के हिसाब से, और नेक्स्ट डे आप जब पूछते थे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है याद करने में। और जैसे आप बोलते हो कि लॉ को धीरे धीरे करते 7-8 बार रिवीजन हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, वो क्लास के दौरान ही हो जाता था हमारा रिवीजन। मेरा एक फ्रेंड भी था जिसके साथ में ये लॉ को याद करके एक दूसरे को सुनाते थे, समझाते थे, इसके थ्रू और हेल्प हुआ। तो सर जैसे कि आप पूछते थे अगले दिन 15-20 मिनट क्लास के टाइम से हमारे, तो उसमें जैसे हमारी टर्न आती है तो हम उसको बोलते थे जैसा जिस प्रकार से आप पूछते थे। तो उसमें अगर कोई डिफिकल्टी या कोई गलत बोल देते थे तो वो उस टाइम के बाद से हमको कंप्लीट याद हो जाता था कि हाँ ये मिस्टेक थी, यहाँ पे हमें ये बोलना चाहिए था। और जैसे हमारी टर्न नहीं भी आती थी किसी दूसरे आदमी की आती थी, किसी दूसरे स्टूडेंट की, तो उसमें हम ये करते थे कि बैठ के उसको हम खुद रिवाइज कर रहे हैं कि हमारा अगर क्वेश्चन आ रहा था तो हम क्या इस पे बोलते हैं, तो इसके वजह से भी याद हो जाता है। और सर टेस्ट का जैसा आप लोग बोलते थे बहुत ही जरूरी है टेस्ट देना, चाहे आपको याद हो चाहे मत आए। शुरू के लॉ के टेस्ट में मेरे मार्क्स थोड़े कम आते थे, मुझे प्रेजेंट कैसे करना ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो पाता था। फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी रखने के बाद टेस्ट को प्रॉपर देने के बाद मार्क्स इंप्रूव होते गए, उसके वजह से बहुत इंप्रूवमेंट है। ओके। एक आपकी बहुत प्यारी बात मेरे को ये लगी कि जो हर किसी को हम लोग क्लास में भी जस्ट सजेस्ट करते हैं, और मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, जैसे इसने बोला कि हम लोग ग्रुप बना के दोस्त लोग आपस में क्वेश्चन आंसर करते थे, तो जी सर। उसके द्वारा एक जो रिवीजन होता है वो मतलब दोनों को फायदा मिलता है नेचुरली इस चीज से। जी सर। जी सर। अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे जब प्रिपरेशन लीव स्टार्ट हुआ आपका, तो कितने दिन के अंदर लॉ आपका रिवाइज हो गया और आपने लॉ को कितनी बार रिवाइज किया। सर लॉ को मतलब कि पहले, अब मैं बताऊं तो पहले तो हमारा लॉ हो ही चुका था, प्रिपेयर हो चुका था, पर उसमें एक होता है ना कि ग्रिप आना चाहिए कि वर्डिंग ही परफेक्ट यूज करो, लैंग्वेज भी सही होना चाहिए, वो उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए हमारा पीएल हेल्प किया है। तो उसमें हम दो दोस्त थे, 2-3 दोस्त मिलके लॉ का ऐसा सेट किए थे, मतलब कि पर्टिकुलर टॉपिक वाइज कि हमको रीड करते चलना है, अंडरस्टैंड करना है, और कोई ऐसा सेक्शन होता है ना जिसको रिकॉल करने में डिफिकल्टीज आती है तो टू द पॉइंट याद करो तो सही रहता है, तो वो सब में हम इम्प्रूव किए। और सर ये लॉ के टाइमिंग का कोई नहीं है, जो जिसको जिस हिसाब से सुटेबल लगता है उस टाइमिंग में पढ़ाई करे।
जैसे कि अक्सर लोग सजेस्ट करते हैं कि सुबह हमको थ्योरी सब्जेक्ट लेना चाहिए, मतलब कि माइंड फ्रेश रहेगा तो सही से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो हम लोगों ने ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन खुद से अपने अकॉर्डिंग किया था। तो हम शाम को रीड करते थे सर, 3 आवर्स या 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स के रीडिंग लेते थे। और लॉ याद हो चुका था, इसकी वजह से हम लोग रीडिंग करते जाते थे, अंडरस्टैंड करते जाते थे। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक नया हमको समझ नहीं मिलता था, उसको याद कर लेते थे और एक दूसरे से पढ़ाई मतलब सजेस्ट कर लेते थे। तो उसमें बहुत हेल्प हुई सर। ओके, मतलब अरविंद तुम ये बोलना चाह रहे हो कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास को बहुत अच्छे से कर ले, मतलब क्लासेस में रेगुलर रहे, तो जी सर। उसको वैसे ही तैयार हो जाता है सब्जेक्ट, फिर पीएल में केवल एक होता है ना कि फिनिशिंग टच उसको देना रहता है। जी सर, बिल्कुल सर। और अच्छा, सर ये एक चीज और अरविंद मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जी सर। कई लोग के मन में डर क्या रहता है जब आप तैयारी करते रहते हो, तो सर 1 महीने पहले क्या पढ़े थे, 2 महीने पहले क्या पढ़े थे, ऐसा लगता है पूरा भूल गए। तो ये जी तुम्हारे अंदर सर। भी फीलिंग आई थी, और जी उसका क्या मतलब फाइनल एग्जाम में क्या रियल में पूरा भूल जाते हैं, क्या होता है बताइए बेटा। जी सर, ऐसा लगता है, बिल्कुल लगता है सर। ये पढ़ाई करते समय बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग सेक्शन की नई नई लेनी पड़ती है। तो हम पीएल में ये सब पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि जो पढ़ चुके हैं, अभी 5 दिन 10 दिन हुआ जो पढ़ लिए हैं, हमको हमको ऐसा लगता था कि हम भूल चुके हैं। मतलब उसमें लिखेंगे क्या अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो ये सब पढ़ने के बाद, रीडिंग लेने के बाद, समझो पीएल के 20 दिन बाद हम लोगों ने आपसे कॉल किया था सर। तो आप सजेस्ट किए थे कि आपको ऐसा कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, माइंड में सब रहता है, क्वेश्चन पूछने के बाद ये आपको ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएगा। तो सर ये सोच के हम लोग, सर बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, तो ये करके रीडिंग लेते गए, समझते गए, आगे पढ़ते गए। फिर सर जब एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर पढ़े और क्या लिखना है ये माइंड में रिकॉल किया, तो सब जितना हमने रीडिंग किया था, जितना पढ़ाई किया था, सब माइंड में आते गया और उसी फ्रेम पे हम आंसर लिखते गए। और कई आंसर में तो ऐसा भी हो कि सर जो आपकी बातें थी क्लास के दौरान, जिस प्रकार से आप याद कराते थे, वो भी हम याद आने लगा। ओके, मतलब कुल मिला के किसी बच्चे को इस बात का प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि मैं 1 महीने पहले जो पढ़ा था मैं एकदम भूल गया। कहीं ना कहीं जी सर। दिमाग के कोने में रहता है, या भरोसा रहता ही, कीजिए। यस सर, बिल्कुल सर। ओके। अच्छा अरविंद, जब आपका एग्जाम का डे रहता है तो लगभग एक दिन का बीच में ब्रेक रहता है, और जी वो जो टाइम रहता है एग्जाम के जस्ट पहले वाला दिन, उसमें क्या पूरा रिवाइज हो जाता है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी थी वो बताइए आप। सर, उसमें पेपर के बाद जैसे शाम का जो टाइम होता है, समझिए 1.5 दिन का टाइम रहता है, वो पेपर वाले दिन के बाद का आधा, और फिर नेक्स्ट डे का 1 डे का लीव। तो उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले सेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सेक्शन के जो नंबर थे, मतलब सेक्शन हमको याद थे, क्लास के दौरान ही बहुत सारे याद हो चुके थे, बट कुछ स्पेसिफिक थे जो कि आईएमपी भी था और जिसमें प्रॉब्लम होती थी। तो उसमें हम लोगों ने शाम को, एग्जाम डे के दिन शाम को उसमें ध्यान दिया और उसी से रिलेटेड पढ़ाई कर देगा। और सर ये भी था कि उसमें डेट, हमारे लॉ में डेटा बहुत सारे हैं कि जैसे कि 30 डेज, 45 डेज, पर्टिकुलर रिलेटेड सर, फाइन से रिलेटेड है, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज इनको याद करना पड़ता है। तो वो सब में हम लोगों ने ध्यान दिया शाम के डे। फिर अगले डे अब पूरा लॉ रिवाइज करना, मतलब कि बैठ के आप रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, ये नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल, ये शायद ही किसी स्टूडेंट का ये हो सकता है। तो हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसके हिसाब से जनरल रीडिंग देते गए, बुक खोला और पढ़ते गए और अपने से रिकॉल करते गए। जहां पे हमको लगा कि हमें डिफिकल्टी हो रही थी तो देखते गए और रीडिंग लेते गए। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले, सिर्फ रीड लेके चीजों को समझते गए। तो पूरा 100% रिवाइज हो गया था या कुछ चीज छूट गया था बेटा। जी सर, कुछ कुछ पॉइंट थे, टॉपिक सर, जैसे कि आईएमपी नहीं लगते थे या लेस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनमें थोड़ा हम लोगों ने उस वो छूट गया था मुझे। ओके। और हम लोग आपको क्यूआर कोड के थ्रू रिवीजन वीडियो भी देते हैं, समरी नोट्स भी देते हैं। उसका कुछ यूज हुआ आपको, कुछ जी बेनिफिट सर। मिला। जी सर। यस सर। सर जो सबसे शुरू क्लासेस हुए थे ना, उनमें ये रिवीजन वीडियो हम लोग को काम आया। जिन जो ऐसे चैप्टर है हमारे लॉ में जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनको रीड करने में भी बहुत टाइम लग सकता है। रहने को टॉपिक छोटा छोटा, अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी रहेगा, लेकिन पढ़ने में बहुत लंबा है। तो उसके वजह से हमने वो रिवीजन वीडियो रिफर किया और उसके थ्रू रिकॉल किया सब चीज। ओके। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छे से आपने पूरी चीजें कवर कर ली। अरविंद, जी और सर। कोई बात जो आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे ये बहुत बेनिफिट दी है, या मैं बेनिफिट अगर मेरे को और ज्यादा अच्छे से पता चलता तो मैं और अच्छे से कुछ स्कोर कर पाता, या ऐसा कुछ भी लास्ट
वर्ड्स आप जो कुछ बोलना चाहेंगे? सर ऐसे तो सर टेस्ट हमारे जो है ना बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किए हैं सर। ये लॉ में जो मार्क्स अचीव किया हूं मैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किए। टेस्ट हमको देना ही चाहिए, चाहे प्रिपरेशन रहे चाहे ना रहे। और सर क्लास में कोई बच्चा अटेंटिव बैठा है, हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने का जरूरत नहीं है। और मेन बात तो यह है कि हमारे संजय सर भी और आप भी सभी टीचर समझाते हैं कि ग्रुप स्टडी बेस्ट है। कोई सोलो में भी पढ़ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, बाकी ग्रुप में सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। कोई सामने वाला गलत बता रहा है, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, हम गलत बताए तो वो करेक्ट करेगा, तो उसके वजह से चीज रिकॉल हो सकती है, याद रह सकती है। और सर सबसे बेस्ट चीज है कि अब पढ़ाई में बीच बीच में ऐसा भी लगेगा कि हमारा मन नहीं कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है पढ़ाई पे, कि हाँ थोड़ा सा तो पढ़ो, भले ही बीच में ब्रेक ले सकते। लॉ में सर ऐसा बहुत हुआ कि बीच में ब्रेक लेना पड़ा, तो उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी करते हुए पढ़ाई करते गए सर। और सर हमारे लवी सर भी हैं, उनका जो क्लास में याद कराने का टेक्निक है सर, क्लास के दौरान तो मुझे पसंद नहीं आता था कि सर ये कैसा कर रहे हैं, कि प्रवीण सर का पसंद है मुझे, इनका तरीका अच्छा लगता है, लेकिन रवि सर जो प्रेशर डाल के कुछ ही सेकंड में हम लोग को पर्टिकुलर टॉपिक याद रिमेम्बर करवाते थे सर, वो बेस्ट। मतलब कि उसके वजह से वो लास्ट तक ही याद रह पाता था। उस जो 15 मिनट जो हम लोग याद करते थे वो लास्ट तक रहता था, तो वो सर का बेस्ट। सर बस इतना ही, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, प्रॉपर रूटीन के साथ फॉलो अप करिए, और टीचर्स पे फेथ रखिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बेटा, थैंक यू। और थैंक यू सो आपके मच सर। आगे के लिए बेस्ट विशेस सीए की जर्नी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू ओके, सर। बाय बाय।